Hello everyone, this is the part second of theories of motivation. So in the first part of theories of motivation, we have done Maslow need hierarchy theory, Herzberg motivation theory, and Macklin need theory. Now in the next part, we'll do some other theories of motivation. So now we need to do L-Durfer ERG theory. L-Durfer ERG theory is the extension of Maslow need hierarchy theory. See, अगर याद हो हमने फर्स्ट पार्ट में Maslow need hierarchy theory किया था. अब उस Maslow need hierarchy theory में we have 5 stages at that time. अब उन 5 stages को हमने यहाँ पर 3 categories में डिवाइड किया है. Now अब 3 categories में डिवाइड किया है तो what are the 3 categories? Existence needs, now relatedness needs, now growth needs. These are the 3 needs in which we have categorized the previous Maslow need hierarchy theory. Now it was given by an American psychologist Clayton Paul Elderfer जो हैं उन्होंने इस theory को दिया है and that each need carries some values and hence can be classified as lower order needs and higher order needs. He also found some level of overlapping in the psychological security and social needs along with an invisible line of demarcation between the social esteem and self actualization needs. अब ये जो एल्डरफर ERG थ्योरी हमारे पास है इसको जब हम एग्जिस्टेंस नीड्स में डिवाइड करते हैं तो एग्जिस्टेंस नीड जो है आपकी फिजियोलॉजिकल जो नीड्स है उसकी बात करता है, जो बेसिक नीड्स है उनकी बात करता है, प्लस जो सेफ्टी है आपकी उनकी बात करता है. सो कॉम्प्रोमाइज ऑफ ऑल नीड्स विच आर फिजियोलॉजिकल एंड योर सेफ्टी नीड्स, इन दोनों जो नीड्स हैं इन नीड्स को ये कैटेगराइज करता है जो आपका एग्जिस्टेंस नीड्स है. जो रिलेटेडनेस नीड्स है ये आपका रिलेशनशिप की बात करता है, यानी कि जो सोशल नीड्स है उसके ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करता है. दैट इंडिविजुअल सीक्स टू establish relationships with those for whom he cares. This is your relatedness needs. ग्रोथ नीड्स आ जाता है हमारा थर्ड कैटेगरी. सो ग्रोथ नीड्स टॉक अबाउट सेल्फ एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जो आपका फोर्थ और फिफ्थ हमारा पिरामिड में अपर मोस्ट पार्ट में टॉप टू बॉटम टू टॉप में जो आपका फोर्थ और फिफ्थ पे आता है सेल्फ एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, उसको हम यहाँ पे ग्रोथ नीड्स में कैटेगराइज करते हैं. सच एज फीलिंग ऑफ बीइंग यूनिक, पर्सनल ग्रोथ, ये सारी चीजें हम ग्रोथ नीड्स में कैटेगराइज करेंगे. द ग्रोथ नीड्स आर दोज नीड्स दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल टू एक्सप्लोर हिज मैक्सिमम पोटेंशियल इन द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट. नाउ नेक्स्ट इज योर प्रोसेस थ्योरीज. हमने दो कैटेगरीज ऑफ थ्योरीज की थी. जो फर्स्ट थ्योरी है वी हैव ऑलरेडी डन. नाउ वी नीड टू मूव ऑन प्रोसेस थ्योरीज. नाउ प्रोसेस थ्योरीज में हमारी फर्स्ट थ्योरी है रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, और ये जो रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है इट वाज गिवन बाय विक्टर एच रूम. So who believe that people are motivated to perform activities to achieve some goal to the extent, अगर वो एक कोई भी पर्सन अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है और वो मोटिवेटेड है तो दैट मीन्स उसे कोई ना कोई गोल अचीव करना है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए हम काम कर रहे हैं. ये थ्योरी आपकी रूम एक्सपेक्टेंसी जो विक्टर रूम है उन्होंने ये थ्योरी जो है दी थी. अब ये जो थ्योरी है हमारी ये दिस इज बिल्ड अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ, यहाँ पे तीन चीजों को हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है. फर्स्ट इज वैलेंस, सेकंड इज इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड थर्ड इज एक्सपेक्टेंसी. देयरफॉर इट इज कॉल्ड VIE थ्योरी आल्सो, इसीलिए हम इसे VIE थ्योरी भी बोलते हैं. और अगर मैं इसका अगर हम फॉर्मूले की भी बात करते हैं तो वैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी, इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला जो है उसको डिराइव करते हैं. नाउ अगर हम डायग्राम से देखते हैं, सी डायग्राम आपको क्या बता रहा है कि अगर आप मोटिवेटेड हैं सो यू डू सम परफॉर्मेंस, देयर विल बी सम आउटकम. अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आप कोई ना कोई जो है परफॉर्मेंस करेंगे, परफॉर्मेंस की वजह से आउटकम आएगा, और अगर आपका आउटकम अच्छा है तो इट विल लीड टू सब्जेक्ट लेवल आउटकम्स. कहने का मतलब है इट विल लीड्स टू फाइनली रिवॉर्ड्स. आपको कुछ ना कुछ जो है यहाँ से रिवॉर्ड्स मिलेंगे ही मिलेंगे. अब यहाँ पे हमारे पास दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटीज. तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आप परफॉर्मेंस करेंगे, और परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा. हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं.
efforts, efforts, it will lead to performance, and performance will lead to rewards. ये हमारी एक साइकिल है। अब इन तीनों जो ये हमारी साइकिल है इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, एक्सपेक्टेंसी एंड नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड नेक्स्ट इज योर valence. Now what are these terms? See, expectancy is a person's belief that more effort will result in success. If you work harder, it will give you better performance, right? Now next is your instrumentality, a person's belief that there is a connection between activity and goal. If you perform well, you will get reward. अब यहाँ पे जो हमारा एक तरीके से जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है। एक्सपेक्टेंसी कहती है कि अगर हम एफर्ट डालेंगे तो वी विल गेट सक्सेस। इंस्ट्रूमेंटलिटी कहती है कि आप अगर एक्टिविटी के लिए काम करते हैं, अगर अपना गोल अचीव करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। वेलेंस आपका कहता है कि हम द वैल्यू ऑफ अ पर्सन प्लेसेस ऑन रिवॉर्ड्स। अगर आप चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं, कब? जब आपका रिवॉर्ड्स जो है आपके बिहेवियर को इनकरेज करता है। हम उस चीज़ को नेगेटिव करते हैं, अगर आपको रिवॉर्ड मिलता है और सेटिस्फाई नहीं है तो दैट मीन्स आपका जो एक तरीके से हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है। और हम इसको ज़ीरो से भी डिनोट करते हैं। ज़ीरो से कब डिनोट करते हैं? जब हमारे आपका जो भी रिवॉर्ड है उससे बिहेवियर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। This is how we categorize things. It is positive if you have positive influence on your behavior. It is negative if you have dissatisfaction in your mind. It is zero when whatever reward you are getting, जो भी आपको reward मिलता है उससे आपके behavior पे कोई भी change नहीं आता। So next is your Adam equity theory. Now what is Adam equity theory? या Adam equity theory आपकी क्या कहती है? So next we need to do is your Adam equity theory. So this was given by J. Stacy Adams, right? And this theory views social exchange relationship between employees in terms of their input and output ratios. तो यहाँ पे हम सोशल एक्सचेंज की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन सोशल एक्सचेंज के साथ हम इनपुट और आउटपुट की बात कर रहे हैं। इनपुट मीन्स क्या एफर्ट वो डाल रहे हैं, आउटपुट मीन्स क्या रिवॉर्ड उन्हें मिल रहा है। सी द एडम इक्विटी थ्योरी पॉइंट्स दैट people maintain a fair relation between the performance and rewards. If they are performing, they are expecting reward without any doubt. In other words, an employee gets demotivated by the job and his employer in case his inputs are more than the outputs. अगर उसने input ज़्यादा दिया है और output नहीं है तो भी इस केस में वो demotivated हो सकता है। तो इंडिविजुअल मेक कॉन्ट्रीब्यूशंस जिन्हें हम इनपुट कहते हैं और इंडिविजुअल्स को हम रिवॉर्ड देते हैं जिसको हम आउटकम्स कहते हैं। अब इनपुट वो कौन से उनके जो स्किल्स हैं या नॉलेज है या एक्सपीरियंस है या जो ट्रेनिंग है उस ये सारी चीज़ें उनके इनपुट को वैलिडेट करती हैं। नाउ अब जब हम दो इम्पोर्टेंट चीज़ें इनपुट एंड आउटपुट, उस केस में हमारे तीन जो सिचुएशंस हैं उसको हमें देखना होता है। फर्स्ट इज ओवरपेड इन इक्विटी। नाउ व्हाट इज ओवरपेड इन इक्विटी? व्हेन एन इंडिविजुअल परसीव्स दैट इज आउटकम्स आर मोर एज कंपेयर टू his inputs in relation to others, the overpaid equity can be expressed. यहाँ पे हम ने जितना अब यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जितना भी हमने कंट्रीब्यूट किया है उससे ज़्यादा हमारे आउटपुट हैं किसी और के कंपैरिजन में, राइट? हमारा जो हम जितना इनपुट डाल रहे हैं उससे ज़्यादा हमें रिवॉर्ड मिल रहा है। तो इस केस में इफ अ पर्सन गेट्स मोर आउट ऑफ अ जॉब relative to what he puts in comparison with other person actually feel guilty for being overpaid। अगर अगर ऐसा ज़्यादा देर तक होता है तो being a rational person हमें कहीं ना कहीं गिल्टी फील होना शुरू हो जाता है कि जितना हमने एफर्ट डाला है उससे ज़्यादा हमें आउटपुट है या जो रिवॉर्ड है हमें मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट इज योर अंडरपेड इक्विटी। अंडरपेड इक्विटी आपकी क्या कहते हैं कि जितना भी हमें एफर्ट डालना है उससे कम ही हमें रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक डिससेटिस्फैक्शन जो है वो क्रिएट कर देती है। लास्ट इज योर इक्विटी। ये आपकी परफेक्ट सिचुएशन होती है वेरिन जितना भी आपने एफर्ट डाला है उतना ही एफर्ट नेक्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आपको इक्वल जो आउटपुट है, वेजेस है या सैलरीज है या प्रमोशन है उतना ही मिल रहा है। सो दैट विल बी अदर परफेक्ट सिचुएशन। So the relation of his inputs are equal to those of others.
Thus, Adam equity theory shows the level of motivation among the individuals in the working environment. An individual is said to be highly motivated if he receives treated fairly. अगर वो fairly treat होता है तो वो motivate ही होगा. Now next is your goal setting theory. Now goal setting theory, it was in 1960s, Edwin Locke actually given goal setting theory. This is important. This theory states that goal setting is essentially linked to task performance. It states that uh, specific and challenging goals, along with appropriate feedback, contribute to higher and better task performance. The important features of goal setting theories are as follows. गोल सेटिंग थ्योरी आपकी क्या कहती है कि मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन इज द रिजल्ट ऑफ योर रैशनल बिहेवियर. अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल के लिए रैशनली अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए रैशनल हैं तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे. आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए. मैनेजर शुड सेट गोल्स ऑन रेगुलर बेसिस and these goals should be moderately difficult and very specific. So specific and clear goals जो है वो होना, specific and clear goals lead to greater output and their better performance. Specific होंगे goals, clear होंगे तो वो कभी भी एक ambiguous situation है या confusion की situation है वो नहीं आएगी. तो इसलिए goal setting theory के अंदर आपका एक तो मोटिवेशन तब आएगा अगर एम्प्लॉय जो है उसका रैशनल बिहेवियर है. दूसरा जो आपने उसको टास्क दिया हुआ है वो स्पेसिफिक होना चाहिए और मॉडरेटली डिफिकल्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए. और जो आपके रिवॉर्ड्स जो हैं वो आपके जो रिवॉर्ड्स हैं वो आपके जो गोल्स हैं उसके साथ जो है रिलेटेड होने चाहिए. प्लस जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर्स इन ऑर्गन, अब जब भी कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर शुड बी there. Provision of continual performance feedback should be also there. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है goal setting theory assumes that an individual is committed to the goal and will not leave the goal. तो हमने जैसे फर्स्ट उसका जो क्राइटेरिया था that the employee is rational enough. He is rational. If he is rational, that means he individual है, he is committed to the organization also. And goals are made open and broadcasted. Goals should be set self by individual rather than designated. Individual set goals should be consistent by the organizational goals. And now next is our reinforcement theory. Now what see, the reinforcement theory was given by B.F. Skinner. ये जो थ्योरी है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज वी हैव. B.F. स्किनर ने थ्योरी दी है एंड ये कहते हैं इट आर्ग्यूज दैट बिहेवियर ऑफ पीपल इज लार्जली डिटरमाइंड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. जो भी उनको कॉन्सिक्वेंसेस ऑलरेडी पता है दैट अगर हम कोई भी पर्टिकुलर गोल के लिए हम एक्टिविटी करते हैं तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करना शुरू करेंगे. इसे हम कैरेट एंड स्टिक अप्रोच ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं. If you are doing good, then in that case you will get carrot. If you are not doing good, in that case you will get stick. This is as simple as that. इसीलिए हम इसे carrot and stick भी कहते हैं. अब in other words, those actions that tend to have positive or pleasant consequences tend to repeat it more often in future. अगर आपको कोई भी काम करने के लिए आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलता है तो उस केस में आप उस काम को बार बार रिपीट करना पसंद करेंगे. and those actions tend to be repeated negative or unpleasant consequences are likely to repeat it again. और अगर आप नेगेटिव कर रहे हैं कुछ काम, अब उस केस के अंदर अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि वो रिपीट हो. और अगर कोई नेगेटिव काम कर रहा है कोई पर्सन और उसके अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस है तो चांसेस है कि वो दोबारा रिपीट नहीं होगा. सेम इज रिटन ओवर हियर. reinforcement थ्योरी है. अगर पॉजिटिव reinforcement मीन्स पॉजिटिव बिहेवियर फॉलोड बाय पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस. नाउ negative reinforcement means positive behavior followed by removal of negative consequences. Punishment, negative behavior followed by negative consequences. Negative behavior followed by removal of positive consequences. See, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको उसके लिए प्लेजेंट जो है एक तरीके से प्लेजेंट रिवॉर्ड्स मिलेंगे. अगर आप अच्छा काम नहीं करते, गलत काम करते हैं तो उस केस में आपको जो पनिशमेंट है वो भी देखने को मिलेगी. तो पनिशमेंट पॉजिटिव reinforcement, a method of strengthening behavior with rewards or positive outcomes after a desired behavior is
परफॉर्म। अवॉइडेंस या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कब होती है? यूज स्ट्रेंथन बिहेवियर बाय अवॉइडिंग अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। आप ये काम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आपको अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करना पड़ेगा। एंड यूज टू वीकन अनडिजायर्ड बिहेवियर्स बाय यूजिंग नेगेटिव आउटकम्स, इसलिए पनिशमेंट मिलती है सो दैट आप वो दोबारा से वर्क जो है ना करें, दोबारा से जो एक्टिविटी है परफॉर्म ना हो। एक्सटेंशन मीन्स यूज टू वीकन undesired behaviors by simply ignoring or not reinforcing the behavior। आप एक तरीके से उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, यू आर इग्नोरिंग द पर्सन एज वेल, सो दैट यू बिलीव कि आफ्टर सम टाइम दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड एंड वो जो एक्टिविटी है दोबारा परफॉर्म नहीं होगी। सो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ मोटिवेशनल थ्योरीज। थैंक यू।